और दोस्तों ये जो रिप्रोडक्शन हेल्थ है, स्वास्थ्य जनन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है बायोलॉजी का। क्योंकि दोस्तों एक फैमिली प्लानिंग कैसे बनाया जाए, फैमिली की देखरेख कैसे किया जाए, कितनी फैमिली रखा जाए, जनसंख्या नियंत्रण कैसे रखा जाए, इसी के बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य जनन रिप्रोडक्शन हेल्थ, और हेडलाइन सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। बात करें दोस्तों फैमिली प्लानिंग की, परिवार नियोजन की, तो दोस्तों जो फैमिली की प्लानिंग है ये कैसे किया जाता है। आप देखते होंगे कि हमारे देश की जो आबादी है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसा कहा जाता है, हम लोग इतिहास में पढ़ते भी हैं कि आजादी के समय जब भारत अपना आजाद हुआ था तो उस समय दोस्तों कहा जाता है आजादी के समय हमारे भारत की जो जनसंख्या थी लगभग कितनी थी, 35 करोड़ थी। बस 35 करोड़ से अधिक नहीं थी दोस्तों, ये आजादी के समय ये अपने भारत की जनसंख्या है। लेकिन वर्तमान समय की यदि बात करें, वर्तमान समय में भारत की जो कुल जनसंख्या है वो लगभग 130 यानी 135 करोड़ की इस अप्रोक्सीमेटली में पहुंच रही इस समय। इस समय की दोस्तों यदि आप जनरल नॉलेज आप उठा के देखिए, हालांकि ये तो जनगणना के आधार पर देखा जाता है, लेकिन आप नियमतः वर्तमान समय की यदि जनसंख्या का अनुमान लगाएंगे आज के डेट में, इस अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ हो चुकी है। अच्छा, अगर दिन पर दिन ऐसी जनसंख्या बढ़ती गई तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जो चीन को भी हमारा देश पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में। इसे रोकना है, इसे रोकने के लिए हम लोगों को कौन से अध्याय का अध्ययन करना होता है, स्वास्थ्य जनन, रिप्रोडक्शन हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के बारे में जानना होता है। ठीक, इसमें सबसे पहले दोस्तों जो हेडलाइंस का हम लोग अध्ययन करेंगे वो है गर्भ निरोधक। हेडिंग डालिए आप लोग, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक ये है क्या, जरा इसके बारे में दोस्तों हम लोग जिक्र करते हैं। गर्भ निरोधक के बारे में ये बहुत ही दोस्तों सिंपल फंडामेंटल है गर्भ निरोधक। यहां पर आप देखिए दो चीजों से संबंधित है, एक गर्भ दूसरा निरोधक, यानी कि गर्भ को गर्भ ठहरने नहीं दिया जाए। दोस्तों जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा होता है वो नर युग्मक मादा युग्मक की जब आपस में निषेचन होता है, अंडाशय और शुक्राणु जब आपस में मिलते हैं तो एक नया भ्रूण बनता है जिससे नए संतान की उत्पत्ति होती है। लेकिन दोस्तों जब इन्हें मिलने ही न दिया जाए, जब ये आपस में क्रिया ही नहीं करेंगे, निषेचन ही नहीं करेंगे, तो गर्भ ठहरेगा नहीं ठहरेगा, भ्रूण बनेगा नहीं बनेगा, तो नए संतान की उत्पत्ति कहां से होगी, नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों यही जो सिस्टम है यही आता है गर्भ निरोधक के अंतर्गत। अब जरा आप ध्यान दीजिए, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं, आपस में क्या करते हैं दोस्तों, संयोग करते हैं, आपस में संयोग करते हैं, तब आपस में संयोग करते हैं तब गर्भ ठहरता है, गर्भ ठहरता है। ये चीज हम लोग समझ पा रहे हैं। जब दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं तब गर्भ ठहरता है, राइट। लेकिन यहां पे थोड़ा आप लेकिन लगाइए, या ऐसे आप कर सकते हैं, या यहां पे हम लेकिन लगा सकते हैं। लेकिन जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग नहीं करें, जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग नहीं करते,
आपस में दोस्तों सहयोग नहीं करते हैं, आपस में सहयोग नहीं करते, तब भ्रूण नहीं बनता है, तब दोस्तों भ्रूण नहीं बनता है। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब नर युग्मक और दोस्तों मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं तब गर्भ ठहरता है यानी भ्रूण बनता है। लेकिन दोस्तों जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करे ही ना, तब गर्भ ठहरेगा नहीं ठहरेगा। अच्छा, इसके लिए सरकार ने दोस्तों क्या सिस्टम निकाला है कि गर्भ न ठहरे, निषेचन की प्रक्रिया न हो, भ्रूण बने ही ना। ठीक, ये होता है दोस्तों एक वर्तमान समय में जो प्रोसेस चल रहा है। एक होता है, इसका एग्जांपल हम आपको बताना चाहते हैं, 3 आईयूडी प्रोसेस। क्या होता है दोस्तों? 3 आईयूडी प्रोसेस आप बुक में देखेंगे एनसीईआरटी में, वहां पर लिखा हुआ है। जो दोस्तों आईयूडी होता है, इसका मतलब दोस्तों होता है इंट्रा यूरियट्स डिवाइसेस। इंट्रा यूरियट्स डिवाइसेस आपको ये सब बुक में मिलेंगे। इसी को दोस्तों हम लोग तांबा मोचक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तांबा मोचक। इसी को दोस्तों हम लोग तांबा मोचक कहते हैं। और ये करते क्या हैं? ये कॉपर आयन दोस्तों रिलीज करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ये जो तांबा मोचक होते हैं, जो आईयूडी होते हैं, ये क्या करते हैं? कॉपर आयन रिलीज करते हैं। और ये होते क्या है दोस्तों? जो 3 आईयूडी होते हैं, तांबा मोचक होते हैं। जैसे इसमें दोस्तों कॉपर टी होता है। क्या होता है? कॉपर टी होता है। और कॉपर 7 होता है। और मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, राइट। ये जो दोस्तों जो आईयूडी होता है, तांबा मोचक होता है, ये इसमें क्या क्या होते हैं? ये कॉपर आयन रिलीज करते हैं। जब कॉपर आयन रिलीज करेंगे यानी क्या क्या होते हैं इसके अंतर्गत? तांबा मोचक जो आईयूडी प्रोसेस होता है, ये कॉपर टी होता है, कॉपर 7 होता है, मल्टीलोड 375। अच्छा, इसका मतलब जरा हम लोग समझते हैं। जो दोस्तों जो गर्भ न ठहरने दिया जाए, वो कौन कौन से ऐसे हथियार होते हैं? वो होते हैं कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। ये ऐसे दोस्तों हथियार होते हैं जो नर युग्मक और मादा युग्मक यानी नर युग्मक यानी नर के शुक्राणु और मादा के अंडाणु को आपस में ये मिलने ही नहीं देते। निषेचन की प्रक्रिया दोस्तों नहीं होने देती। कौन? ये जो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ पर हम फिगर के द्वारा आपको समझाना चाहेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। ये बड़ा सिंपल दोस्तों फंडामेंटल है। यहाँ पे अगर फिगर ड्रा किया जाए तो ऐसे फिगर ड्रा होगा। ये ऐसे बहुत सिंपल दोस्तों है ये। आप फिगर आसानी से आप समझ जाएंगे बनाने के लिए। ये यहां से ऐसे उठाइए। ये दोस्तों ये झालर है। क्या है? ये झालर है। ठीक, और ये होता है गर्भाशय और ये नीचे योनि हो जाती है। और ये यहाँ पर ऐसे प्रोसेस होता है, ऐसे होता है। ये यहाँ से इसे मिलाई, यहाँ से मिलाई, इसे यहाँ से मिलाई, ये देखिए। और दोस्तों जो अंडाणु वगैरह होते हैं यहीं पर होते हैं ये। ठीक, ये फेमरी होता है, ये झालर होता है। झालर के अंदर दोस्तों इतनी पावर होती है कि यहाँ से अंडाणु को निकालकर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के स्थान पर यहाँ पर ले जाते हैं, जिससे निषेचन प्रक्रिया होती है। अच्छा, कॉपर टी को यहाँ पर दोस्तों लगाया जाता है। जब यहाँ पर कॉपर टी हम लगाएंगे तो जो नर का शुक्राणु है और मादा का अंडाणु है, इन्हें मिलने नहीं देंगे। तो जब दोस्तों ये मिलने नहीं देंगे, तब आप बताइए कि ये प्रोसेस होगी कभी? ये निषेचन की यहाँ पर प्रक्रिया होगी, भ्रूण कभी बनेंगे? बनेंगे ही नहीं, क्योंकि भ्रूण इस स्थान पर बनते हैं। हमने वीडियो लेक्चर में आपको बताया है। ठीक, ये स्थान पर बनते हैं भ्रूण। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी, क्योंकि यहाँ गर्भाशय में कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 लगाया जाता है। ये निष्क्रिय कर देते हैं एक दूसरे को। अच्छा, एक होता है दोस्तों, ये जो होता है 3 आईयूडी होता है। एक हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी भी होता है। यहाँ पे आप सेकंड एग्जांपल के थ्रू इसी में आप लिख सकते हैं हार्मोन रिलीजिंग 3 आईयूडी। हार्मोन्स रिलीजिंग
हार्मोन रिलीजिंग 3-IOD। ये दोस्तों ये क्या करते हैं, ये हार्मोन रिलीज करते हैं गर्भाशय के अंदर। जब ये हार्मोन रिलीज करेंगे, नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संयोग करेंगे ही नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों स्वास्थ्य जनन के अंतर्गत हम लोग समझ पाए गर्भ निरोधक का जो पहला प्रोसेस है। अभी दोस्तों इसके बाद 2 प्रोसेस और है, ये हम आपको उस वीडियो लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब इसी गर्भ दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दूसरा प्रोसेस है सब्सक्राइब, वो आता है क्रियात्मक विधि, यानी जो दोस्तों शल्य जो चिकित्सालय विधि होती है, शल्य क्रियात्मक विधि होती है, ये कौन सा मेथड है। दरअसल दोस्तों ये कैसा मेथड होता है गर्भ निरोधक का। कोई स्त्री है, पुरुष है, तो अगर वो संतान नहीं उत्पन्न करना चाहते हैं, ठीक, तो इसमें क्या जाता है, इनके उन स्थानों को काट कर बांध दिया जाता है जहां से शुक्राणु निकल कर आपस में निषेचन की प्रक्रिया करते हैं, राइट। जैसे ध्यान दीजिए, यहां पर आपको गर्भाशय का फिगर दिखाई दे रहा है कि इस स्थान को दोस्तों यहां पर इस स्थान को ये काट कर क्या करेंगे, बांध देंगे। जब इस स्थान को दोस्तों काट कर बांध देंगे तो आप जानते हैं फिमरी से यहां से होकर अंडाणु निकल के आता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये पुरुष का शुक्राणु जब ऐसे आएगा तो यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक। तो इस स्थान को काट कर दोस्तों जब बांध दिया जाएगा तो यहाँ से अंडाणु क्या होंगे, निकलेंगे ही नहीं, तो निषेचन की प्रक्रिया होगी नहीं, ठीक। तो ये है आपका सेकेंड प्रोसेस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस विधि में नर और मादा, इस विधि में नर और मादा के उन स्थानों को काट कर बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है उन स्थानों पर काट कर बांध दिया जाता है जिससे मादा के अंडाणु, जिससे दोस्तों मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु, आपस में निषेचन न कर सके, आपस में निषेचन न कर सके, ठीक। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। इस विधि में नर और मादा के उन स्थानों को काटकर बांध दिया जाता है जिससे मादा के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु आपस में निषेचन न कर सके। तो ये प्रोसेस आप समझ पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये मादा गर्भाशय का फिगर है, यहाँ पर से अंडाणु नहीं निकले। और वृषण का हमने फिगर बताया है, तो वहां पे आप देखते हैं वृषण के उन स्थानों पर, जैसे मान लीजिए वृषण है, ये मान लीजिए दोस्तों ये मादा है, ठीक। और जो नर का बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये दोस्तों ये ऐसे होता है फिगर, ये ऐसे, ठीक, ये इस प्रकार से तो ऐसे होता है। इस स्थान पर ये काट कर क्या हो, एक और प्रोसेस बनेगा, यहाँ पे आपको समझाने के लिए काफी है। तो इन स्थानों पर काट कर बांध दिया जाता है जिससे आपस में इनके शुक्राणु न निकल सके, न इनके अंडाणु निकल सके, तो आपस में निषेचन प्रक्रिया नहीं होगी, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग शल्य क्रियात्मक विधि के बारे में समझ पाए, ये किस प्रकार का मेथड होता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन। चलिए इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन। दोस्तों ये सगर्भता का चिकित्सीय समापन है क्या, और बड़ा ही सिंपल फंडामेंटल है। सगर्भता का चिकित्सीय समापन, हेडिंग डालिए हमारे साथ, सगर्भता का चिकित्सीय समापन, सगर्भता का चिकित्सीय समापन। चलिए दोस्तों, जो सगर्भता का चिकित्सीय समापन होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर कोई स्त्री गर्भवती हो गई हो, वो संतान नहीं उत्पन्न करना चाहती, इसमें कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है। इसमें दोस्तों
एबॉर्शन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं गर्भपात। ठीक, तो ये दोस्तों है क्या, जरा ध्यान दीजिए। जैसे जब कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है, जैसे निषेचन प्रक्रिया हो गया, अंडाणु और शुक्राणु जब आपस में मिल जाते हैं, निषेचन जब प्रक्रिया हो जाता है, तो यहां पर होता क्या है, निषेचन प्रक्रिया के बाद दोस्तों क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो 12 सप्ताह के भीतर, एक 12 सप्ताह एक 3 महीने, 12 सप्ताह के भीतर दोस्तों एक 3 महीने, यानी 12 सप्ताह 3 महीने के भीतर एबॉर्शन की प्रक्रिया अपनानी रहती है। ठीक, आप चाहे 12 सप्ताह के करिए चाहे 3 महीने करिए, निषेचन प्रक्रिया होने के बाद 12 सप्ताह यानी 3 महीने के भीतर एबॉर्शन की प्रक्रिया अपनानी रहती है, गर्भपात की प्रक्रिया अपनानी रहती है, जिससे गर्भ नहीं ठहर सकता। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, ये सगर्भता का चिकित्सीय समापन है क्या, जब कोई स्त्री गर्भवती हो गई हो और वह जब कोई स्त्री गर्भवती हो गई और वह संतान नहीं उत्पन्न करना चाहती, नहीं उत्पन्न करना चाहती है, तब जैसे दोस्तों गर्भवती हो गई, भ्रूण बन जाता है और वह संतान नहीं उत्पन्न करना चाहती, तब क्या किया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। संतान नहीं उत्पन्न करना चाहती, तब सगर्भता का चिकित्सीय समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। सगर्भता का चिकित्सीय समापन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा, एक चीज और दोस्तों हम लोग ध्यान रखना है, इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं गर्भपात। ये आपको पॉइंटेड बातें ध्यान में रखना है, गर्भपात। ठीक, यानी एबॉर्शन, यही है दोस्तों एबॉर्शन। एबॉर्शन की जो दोस्तों प्रक्रिया होती है, अगर कोई स्त्री गर्भवती हो जाती है, इसकी जो प्रक्रिया